जैसा कि हम सभी आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, तो मैं इनके फिलॉसफी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऋषभ ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो आज ही के दिन 1897 में कटक में इनका जन्म हुआ था, जो तत्कालीन समय में बंगाल में था। बाद में उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया। इनकी जो फिलॉसफी थी बच्चों, ये जो उस समय आतंकवादी रिवोल्यूशनरी जो लोग थे, जो हिंसा में विश्वास रखते थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो एक बार क्या हुआ, इनकी वैसे तो इनकी बहुत सारी प्रसिद्धियां हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे एक बार क्या हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उस समय महात्मा गांधी वन मैन आर्मी हुआ करते थे। अगर वो किसी पे भी हाथ रख दिए तो वो व्यक्ति कांग्रेस का इलेक्शन जीत जाता था, वो अध्यक्ष बनता था। तो ऐसे ही त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे राष्ट्रीय इतिहास में, कि सुभाष चंद्र बोस अकेले इलेक्शन लड़े, उनके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं था। महात्मा गांधी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया, उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी ने कहा कि ये हमारे तरफ से इलेक्शन लड़ा है, यानी कि महात्मा गांधी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और जब वोटों की काउंटिंग हुई, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए और महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो हार गए थे, जबकि पूरे देश में महात्मा गांधी की लहर चलती थी। तो पट्टाभी सीतारमैया की हार को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि उस समय सुभाष चंद्र बोस का महत्व इतना अधिक बढ़ गया था कि तत्कालीन समय के जितने भी बड़े राजनीतिज्ञ थे, वो सभी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ज़्यादा कदर करते थे। और उनका जो दृष्टिकोण था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, वो न सिर्फ अहिंसात्मक था, बल्कि उनको लगता था कि अगर जब भी मौका मिले तो हमें अंग्रेज़ों पर प्रहार करना चाहिए। और 1939 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चलने लगा, उसमें हिंसा हो ही रही थी। वो तो महात्मा गांधी का आंदोलन था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि नहीं, सिर्फ ऐसे लड़ाई लड़ने से हमारे देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं, वो उनको नज़रबंद किया गया था और वो भारत से बाहर चले गए, भाग गए नेपाल वगैरह के रास्ते, और वो सीधे रसिया गए। रसिया से फिर वो जर्मनी गए। जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर उनसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उनका नाम, एक उपनाम दिया नेताजी का, और ये नेताजी आज के दिन में हम सारे लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही जानते हैं। तो उसने नेताजी का, वो पूरे वैश्विक जो भी राजनीति चल रही थी उस पर वो ध्यान देते थे, और उनका मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा आंदोलन है कि अंग्रेज चारों तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर हम भी अगर उन पर प्रहार करेंगे तो क्या होगा कि आज़ादी हम जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं और उसमें महिलाओं के नाम से रेजिमेंट खोले, जैसे झांसी की रानी। और अभी आप देखेंगे कि अब जा कर के जो हमारी गवर्नमेंट है, इसने एनडीए वगैरह में लड़कियों या कह लें महिलाओं के लिए प्रवेश की घोषणा की है। और ऐसी परिकल्पना सुभाष चंद्र बोस एक सैनिक के रूप में बहुत पहले कर चुके थे कि जब भी हम लड़ाई लड़ें तो मिल के लड़ें, उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे कास्ट हो, रिलीजन हो या जेंडर हो, ये किसी भी प्रकार का बाधक नहीं होना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस की जो फिलॉसफी थी वो क्रांतिकारी रूप से क्रांति करके, अगर मान लीजिए हिंसा होता है तो इसको वो थोड़ा बहुत अपने आंदोलन में जगह देते थे, एकदम अहिंसक नहीं थे जैसा कि महात्मा गांधी थे। और क्या हमें सुभाष चंद्र बोस से क्या नहीं सीखना चाहिए, ये भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग जानें। जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो महात्मा गांधी का मानना था कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसे आंदोलन नहीं करेंगे, लड़ाई वाला आंदोलन नहीं करेंगे जिसमें हिंसा हो। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि नहीं, हमको इसी समय प्रहार करना चाहिए। लेकिन जब इसका बाद में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और जब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ महात्मा गांधी ज़्यादा विजनरी दिखाई देते हैं सुभाष चंद्र बोस की अपेक्षा। कि जैसे ही जब द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों ने, जिसमें इंग्लैंड और अमेरिका का जो गुट था, जैसे ही ये जीतते हैं तब ये एहसास हो जाता है कि नहीं, महात्मा गांधी का जो दृष्टिकोण था वो ठीक था और जो सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण था वो उतना ठीक नहीं था। ये हिंसा या उसके बाद जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर बात हो रही है। क्या है कि जब भी कोई युद्ध चलता है तो हमको भविष्य थोड़ी पता रहता है, भविष्य तो जानते नहीं है क्या होगा, हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं। लेकिन तत्कालीन समय में जो चीज़ें चल रही है उस समय में अगर आप कोई निर्णय ले पाते हैं तो ये आपके हिम्मत को दर्शाता है। और सुभाष चंद्र बोस बहुत कम ऐसे इनके जैसे राजनीतिज्ञ हुए जो देश के लिए अपना
सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ICS थे, जो आज के ज़माने में हम IPS या IAS के एग्ज़ाम बोलते हैं, उसको उन्होंने क्वालिफाई किया था। फिर से वो बड़े समृद्ध घर से आते थे, उनका जो बैकग्राउंड था बहुत अच्छा था। चाहते तो खूब अच्छे से अंग्रेज़ों की खुशामद करके नौकरी करते, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उन्होंने ये मार्ग नहीं चुना और उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। तो बच्चों, जो सुभाष चंद्र बोस है, ये हमें ये दिखाते हैं, इनका जीवन का जो फिलॉसफी है, पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई भी सपोर्ट नहीं हो, कोई जैसे वो जब राजनीति में उनका कोई भी सपोर्टर नहीं था, लेकिन एक समय 1921 से लेकर 1938-39 तक आते आते वो भारत के एकदम शिखर पुरुष तक पहुंच जाते हैं। तो ये सीखने का चीज़ है कि अगर हमारे अंदर या हमारे पास कोई सपोर्टर नहीं है, फिर भी हमें अपने पे विश्वास करना है, अपना खुद का लक्ष्य तय करना है, खुद रास्ता बनाना है, और जो चीज़ भी हम तय करें उसके पीछे एकदम पड़े। जैसे मान लीजिए आप लोग, किसी का एम है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, NDM जाने का, बिजनेस करने का, कुछ भी, तो आपको अपना बैकग्राउंड नहीं देखना है कि मेरे घर में कोई डॉक्टर है या नहीं है, इंजीनियर है या नहीं है, या मेरे गांव से, मेरे घर से कोई NDA में गया या नहीं गया, कुछ ये मायने नहीं रखता। आप खुद तय कीजिए और पूरी शिद्दत से अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।